हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बूस्टर। मैं पवन सन आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखो, हमने इससे पहले वाले जो वीडियो थे उसमें बात करी थी चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि लैंगिक जनन और अलिंग जनन होता क्या है। अलिंग जनन के बारे में डिटेल से बात कर ली थी। इस चैप्टर में सेकंड जो चैप्टर है उस सेकंड चैप्टर में हम आवृतबीजी पादपों में किस प्रकार से लैंगिक जनन संपन्न होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे सेकंड चैप्टर का नाम भी यही है कि नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैंगिक जनन जो होता है उसमें युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मकों का जो निर्माण होता है वो नर युग्मक और मादा युग्मक के रूप में होता है। तो नर युग्मक का विकास पढ़ेंगे, मादा युग्मक का विकास पढ़ेंगे, किस प्रकार की संरचनाएं होती हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम यही है, नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, उनकी संरचना और उनका विकास। अब इससे पहले ये बात करते हैं कि नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है वो लैंगिक जनन के द्वारा होता है। तो लैंगिक जनन के लिए आवृतबीजी पादपों में ऐसा कौन सा जनन भाग पाया जाता है? तो मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में भी थोड़ा सा बहुत बता दिया था कि लैंगिक जनन में जनन अंग जो होता है वो पुष्प होता है। पुष्प के बारे में बात करें तो पुष्प में दो चक्र पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है सहायक चक्र और एक पाया जाता है आवश्यक चक्र। सहायक चक्रों की बात करें तो सहायक चक्रों में हम लोग बात करते हैं बाह्य दलपुंज की, और बाह्य दलपुंज जो होता है उसकी एक इकाई होती है बाह्य दल। इसके ठीक ऊपर कलरफुल भाग जो पाया जाता है उसे कहा जाता है दलपुंज, और दलपुंज की एक इकाई होती है दल। तो ये दोनों जो भाग होते हैं ये पुष्प के सहायक चक्र कहलाते हैं। अब पुष्प के आवश्यक चक्र कौन से हुए? तो पुष्प के आवश्यक चक्र जो हैं वो है पुमंग और जायांग। पुमंग पुष्प का नर जनन भाग होता है और जो जायांग होता है वो पुष्प का मादा जनन भाग होता है, और इन्हीं दोनों जननांगों वाले भागों से नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये देखो कि पुष्प जो होता है एक रूपांतरित प्ररोह नामक संरचना होती है। अब रूपांतरित प्ररोह क्या होता है? तो देखो, जैसे बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद प्रांकुर और मूलांकुर भाग विकसित होते हैं। प्रांकुर वाले भाग से तना, शाखा, शाखाओं से पत्तियां निकलती हैं। ये सारा भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है। मूल तंत्र भूमिगत भाग होता है, जो जड़ वाला भाग होता है। प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, दो प्रकार की जड़ होती है, अपस्थानिक जड़, मूसला मूल जड़। ठीक है, तो ये सारी बातें हम करेंगे। जकड़ा मूल, तो ये सारी बातें हम किसी और दिन बात करेंगे इन सब के बारे में। पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो रूपांतरित प्ररोह होता है वो होता क्या है। तो रूपांतरित प्ररोह की हम लोग बात करें तो पौधे का वायवीय भाग जो पर्व तथा पर्व संधियों से मिलकर बना है, और पर्व संधियों से निकलती है पत्तियां, ये भाग संगठित हो जाता है, यानी पास पास आ जाती है पत्तियां, पास पास आ जाती है, और पास पास आकर तने के शीर्ष भाग पर एक विशेष प्रकार की संरचना का रूपांतरण होता है, और वही रूपांतरित भाग जो होता है वो पुष्प का निर्माण करता है। जैसे सपोज करो, जैसे ये एक तना है, इस तने पर ये और ये पर्व संधि पाई जा रही है, इन पर ये पत्तियां पाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये चार पर्व संधियां और इन पर चार प्रकार की पत्तियां। अब ये भाग संगठित हो गया। जैसे आप तना देखते हो तो तने में दूर दूर भाग पर पत्तियां लगी होती है, शाखाओं पर पत्तियां लगी होती है। जैसे तना हुआ, शाखा हुई, तो शाखाओं पर पत्तियां में तो जो स्पेस होता है, जो बीच का अवकाश होता है वो काफ़ी दूर होता है। लेकिन पुष्प जो होगा उसका रूपांतरण जब होगा तो ये भाग संगठित हो जाएगा, पास पास आ जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और कॉम्पैक्ट होने के बाद ये पूरा का पूरा भाग, जैसे ये तो बाह्य दल बना लेगा, ये दल बना लेगा, ये पुमंग और ये जायांग। तो एक तरह से ये जो पर्ण है बीजाणुपर्ण, यानी बीजाणुपर्ण का मतलब हो गया कि नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के विकास की जो पत्तियां जो होती है वही पत्तियां बीजाणुपर्ण कहलाती है। तो नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास होगा वो इन्हीं भाग से होगा। तो पुमंग से तो नर युग्मकोद्भिद का विकास होगा और जायांग से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होगा। तो यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि पुष्प जो होता है वो पौधे का लैंगिक जनन भाग होता है, और यही रूपांतरित प्ररोह नामक संरचना होती है। तो जो बीजाणुपर्ण का जो विकास, यानी बीजाणु जो पर्ण, यानी कुल मिला के जो पुष्प जो होता है वो एक प्रकार से पत्तियों का एक समूह है जिसमें नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। अब जैसे मैं बता रहा था कि रूपांतरित प्ररोह है। अब रूपांतरित प्ररोह है तो एक पत्ती ने बाह्य दल बनाया, एक ने दल बनाया, एक ने पुमंग बनाया और एक ने जायांग बनाया। तो सीधा साधा मतलब यूँ भी बोल सकते हैं कि पुष्प जो है एक बीजाणुधारी प्ररोह है। अब बीजाणुधारी प्ररोह का मतलब क्या होगा? यानी बीजाणु पर्णधारी प्ररोह। अब बीजाणु पर्णधारी प्ररोह का मतलब क्या होगा कि पुमंग और जायांग बनाने वाली जो पर्ण होगी उन्हें हम बीजाणु पर्ण कह सकते हैं। जैसे पुमंग, अब आपको हमेशा पता है, मैंने आपको जैसे 11th में पढ़ाया था कि जैसे विकास जो पौधों का पादप का जो हुआ
शैवाल, नीलहरी शैवाल, उसके बाद कवक, कवक के बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब कवक को पादप श्रेणी में नहीं लिया जाता। तो विकास की जब अवस्थाएं आई तो विकास की अवस्थाओं में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बीजाणुपर्ण बनती है और उन बीजाणुपर्ण पर बीजाणुधानियों का विकास होता है। तो वही बात यहाँ पर है, शंकु कौन, तो शंकु जो हमने पढ़ाया था, तो शंकु में बीजाणुपर्ण होती है, बीजाणुपर्ण पर बीजाणुधानियाँ पाई जाती है। इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पुमंग है, यानी जिसका विकास, जो पुमंग का विकास होता है, पुष्प में जो जिस भाग से पुमंग का विकास होता है, वो जो पर्ण होगी, यानी वो भी एक पर्ण है और उस पर्ण को लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। तो लघु बीजाणुपर्ण से पुमंग का विकास होगा और गुरु बीजाणुपर्ण से जायांग का विकास होगा। इसलिए पुष्प को बीजाणुपर्णधारी प्ररोह भी कहा जा सकता है। तो कुल मिला के दो बात हमारे सामने आई कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, वो मैंने बता दिया कैसे रूपांतरित प्ररोह है, और लघु भी यानी बीजाणुपर्णधारी प्ररोह है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद जो है, तो उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। संरचना के बाद उसका जो विकास होता है वो कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं नर युग्मकोद्भिद के विकास। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पुष्प का नर जनन भाग पुमंग होता है और पुमंग की एक इकाई होती है पुंकेसर। तो पुंकेसर की संरचना की बात करें तो पुंकेसर की संरचना के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला पुतंतु, उसके ठीक ऊपर योजी भाग होता है और योजी भाग जो होता है वो जुड़ा होता है परागकोश से। तो कुल मिला के बात करें तो पुंकेसर जो होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। अब पुतंतु की बात करें, जैसे डायग्राम में देखो, ये पुतंतु वाला भाग लंबा तंतुनुमा भाग होता है, ठीक है, और ये जुड़ा होता है पुष्पासन से। ठीक है, अब पुष्पासन का मतलब क्या होता है, यानी पुष्प का आसन, यानी पुष्प के चारों चक्र, बाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग, ये चारों के चारों पुष्पासन वाले भाग पर जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसे पुष्पासन कहा जाता है। तो ये पुतंतु वाला भाग किससे जुड़ा होता है, पुष्पासन से। पुतंतु के ठीक ऊपर योजी भाग पाया जाता है। ये योजी भाग परागकोश और पुतंतु को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंग्लिश में पुतंतु को स्टेमन कहा जाता है, इसे कनेक्टिव कहा जाता है, और परागकोश जो होते हैं उसे पॉलन से कहा जाता है। परागकोश की बात करें तो परागकोश प्रारंभिक अवस्थाओं में तो अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे विकास होता है तो ये 2 पालियों में डिवाइड हो जाता है। अगर हम इन दोनों पालियों को काटें, यानी इनका टीएस लें, तो टीएस लेने पर हमें दिखाई देती है ऐसी स्ट्रक्चर। तो दोनों जो पालियां होती हैं, इन दोनों पालियों में 2-2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, और इन लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु जनन होगा, और लघु बीजाणु जनन जो होगा वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु बनते हैं जो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और उन्हीं चारों लघु बीजाणु जो होते हैं, उन चारों लघु बीजाणु के बीच की जो केलोज नामक जो भित्ति होती है, उसके विघटित होने से परागकण का निर्माण होता है, और यही परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाता है, जो अन्य पौधे पर परागण की क्रिया के द्वारा विकसित होकर ये नर युग्मकोद्भिद का विकास करता है। और यही सारा हमें इस टॉपिक में पढ़। देखो मित्रों, अब बात करते हैं परागकोश की आंतरिक संरचना की। तो परागकोश की टीएस लेंगे, और परागकोश की टीएस को देखने के बाद हमें पता दिखाई देती है उसमें 4 परतें, यानी परागकोश की जब आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, यानी वो टीएस देखते हैं, तो उस टीएस में 4 परतें दिखाई देती हैं। उन चारों परतों के बारे में बात करेंगे। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में सबसे बाह्यतम परत जो होगी वो होगी एपिडर्मिस, जिसे अधिचर्म कहते हैं हिंदी में। इसके भीतरी पर, अब देखो एपिडर्मिस वाली परत, बाह्यतम परत, सुरक्षा का कार्य करती है। भीतरी परत की बात करें, इसके जस्ट भीतर की तरफ, इसे कहा जाता है एंडोथीसियम, हिंदी में बोलते हैं अंतःस्थीसियम, और इसके भीतर होती है मध्य परत जो 2 से 3 परतें। एंडोथीसियम की बात करें तो एंडोथीसियम में विशेष प्रकार की अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं, जो शुष्क अवस्था में सूख जाती हैं और परागकोश के स्फुटन में सहायता करती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। चौथी लास्ट परत होती है टैपिटम। टैपिटम की बात करें तो मैंने आपको बताया था
एक परागकोश में 2 परागपालियाँ और दोनों परागपालियों में 2-2 लघु बीजाणुधानियाँ, यानी इस तरह से एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। ये चारों लघु बीजाणुधानियों के चारों तरफ टैपिटम का आवरण और सबसे भीतरी परत परागकोश की टैपिटम होती है। टैपिटम की बात करें तो टैपिटम की प्रत्येक कोशिका जो होती है एक कोशिकीय, जीव द्रव्य भरा होता है उन कोशिकाओं में, लेकिन परिपक्व अवस्था में टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं यानी कोई कोशिका भित्ति जो होती है वो नष्ट हो जाती हैं और वो बहुकेंद्रिक यानी टैपिटम की कोशिकाएं बहुकेंद्रिकीय परिपक्व अवस्था में बहुकेंद्रिकीय हो जाती हैं। आगे बात करें, टैपिटम 2 प्रकार की होती है, नॉर्मली टाइफा, ट्रेडेस्केंचा। इन पौधों में एक विशेष प्रकार की टैपिटम पाई जाती है। इस टैपिटम को कहा जाता है अमीबीय टैपिटम। और एक और होती है जिसे कहा जाता है ग्रंथिल या स्त्रावी टैपिटम। अब अमीबीय टैपिटम को पेरीप्लाज्मोडियल कहा जाता है। तो ये पेरीप्लाज्मोडियल टैपिटम जो होती है टाइफा, ट्रेडेस्केंचा जो पौधे होते हैं, एलिस्मा प्लांट है उसमें पाई जाती है। इन पौधों में विशेषता होती है कि इन पौधों में स्टार्टिंग में यानी प्रारंभिक अवस्था में जो टैपिटम होती है वो सेपरेट होती है, लेकिन बाद में इनकी पार्श्वभित्तियाँ विघटित हो जाती हैं और इनमें ये बहुकेंद्र की अवस्था में आ जाती है। यानी इस अवस्था को सिनोसाइटिक अवस्था कहते हैं, जो अपन 11th में पढ़ा था। तो सिनोसाइटिक अवस्था का मतलब होता है एक ही कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रकों का पाया जाना। तो बहुकेंद्र की अवस्था में पाई जाती है। अब ये कुछ समय पश्चात इनकी आंतरिक भित्तियाँ भी नष्ट हो जाती है और जैसे पार्श्व भित्तियाँ नष्ट होने से तो सारी की सारी कोशिकाओं में बहुकेंद्र की हो जाती है और आंतरिक भित्ति नष्ट होने से ये कहाँ प्रवेश करगी? लघु बीजाणुधानी। कहाँ प्रवेश करगी? लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी में पाए जाने वाले लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। आगे बात करें, टैपिटम ग्रंथिल प्रकार की जो टैपिटम होती है, दूसरे प्रकार की जो टैपिटम होती है, ये पाई जाती है अधिकांश आवृत बीजी पादपों में। इनमें क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन युक्त कण पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रायुबिश कण। इन प्रायुबिश कण के चारों तरफ स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का स्तर होता है जो अनडिग्रेडेबल पदार्थ होता है, यानी पादप जगत का सबसे कठोरतम जो पदार्थ होता है वो स्पोरोपोलिन होता है। इसी कारण परागकोश यानी जो पराग कण जो होते हैं उन पराग कण के जीवाश्म सुस्पष्ट प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये अनअपघटनीय पदार्थ होता है। ना तो कोई बैक्टीरिया इसको अपघटित कर पाता है और ना ही किसी बाह्य कारकों की वजह से ये विघटित हो पाते हैं। तो सुस्पष्ट जीवाश्म इसी स्पोरोपोलिन की वजह से पाए जाते हैं, जो पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ भी कहा जाता है। आगे बात करें, जो ग्रंथिल प्रकार की जो टैपिटम होती है उसमें स्पोरोपोलिन प्रायुबिश कण जो होते हैं, देखो ग्रंथिल प्रकार की टैपिटम में प्रायुबिश कण, और ये प्रायुबिश कण जो होते हैं वो किसका स्त्रवण करते हैं? स्पोरोपोलेनिन। और यही स्पोरोपोलेनिन जो होता है, इन स्पोरोपोलेनिन युक्त पदार्थों को कहा जाता है युबिश कण। बात समझ में आई? आगे देखो, ये तो हम लोगों ने बात करी टैपिटम के बारे में कि टैपिटम कितने प्रकार का होता है। तो सीधा साधा मतलब देखा जाए टैपिटम के 4 कार्य हैं। टैपिटम के चारों कार्य के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला कार्य होता है लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का काम। दूसरा काम होता है जो लघु बीजाणु होते हैं वो चतुष्क के रूप में होते हैं, और चतुष्क के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित से एक संरचना बता देता हूँ, आगे हम व्यवस्था पढ़ेंगे कि चतुष्क कैसा होता है। जैसे 3 तो आगे और एक पीछे है, तो ये चतुष्क जो है वो आपस में केलोज नामक भित्ति से जुड़ा हुआ है, और ये केलोज नामक भित्ति को विघटित करने के लिए टैपिटम एक विशेष प्रकार के एंजाइम का स्त्रवण करती है, इसको बोलते हैं केलेज एंजाइम। और ये केलेज एंजाइम इस केलोज नामक भित्ति को विघटित कर देता है, जिससे चारों के चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और अलग होकर परागकण के रूप में दिखाई देने स्टार्ट होते हैं। तो चतुष्क के रूप में लघु बीजाणु कहा जाएगा, लेकिन एकल अवस्था में से परागकण कहा जाएगा। आगे बात करें, अब देखो दूसरा काम केलेज नामक एंजाइम का स्त्रवण। तीसरा काम इंडोल एसिटिक एसिड IAA, ये एक प्रकार का प्राकृतिक ऑक्सिन पादप हार्मोन है। हम पादप हार्मोन वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे, आपके चैप्टर है। तो पादप हार्मोन में एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है ऑक्सिन हार्मोन, जो वृद्धि के लिए, शीर्ष वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, पुष्पन के लिए जिम्मेदार होता है। तो एक प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन होता है इंडोल एसिटिक एसिड, उसका स्त्रवण टैपिटम के द्वारा किया जाता है। कुछ संश्लेषित ऑक्सिन हार्मोन भी होते हैं, जैसे NAA हो गया, IBA हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो चौथा वर्ग एक इम्पोर्टेंट लास्ट,
हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ग्रंथिल प्रकार की टेपिटा में विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रायोबिष कण, जिनसे स्पोरोपोलिनिन का स्त्रवण होता है, जो युविष कण कहलाते हैं। यही स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो पराग कण का बाह्यतम स्तर, जिसे बाह्य बीजचोल कहा जाता है या इंग्लिश में एक्साइन कहा जाता है। हम पराग कण की संरचना की जब बारे में बात करेंगे तो वहाँ बात करेंगे तो पराग कण के दो और होते हैं, एक्साइन और इंटाइन, बाह्यचोल और अंतःचोल। तो बाह्यचोल का निर्माण कौन करता है? स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो अगला टॉपिक ये है कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, और लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बनने वाले लघु बीजाणु जो होते हैं वो चतुष्क के रूप में किस प्रकार से अलग अलग विन्यास में व्यवस्थित होते हैं। तो अगला टॉपिक यही बात करते हैं। मित्रों, एक चीज़ और, जो टेपिटम होती है, अगर पराग कोश में पराग कणों के परिपक्वन से पहले अगर टेपिटम नष्ट हो जाती है तो बनने वाले जो परागकण होंगे वो बंधे होंगे। बंधे का मतलब होता है यानी वो अजननक्षम होंगे, यानी वो जनन नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु की व्यवस्था, यानी पोजीशन ऑफ माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, देखो अब बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें तो लघु बीजाणु धानी, उस लघु बीजाणु धानी में पाई जाने वाली जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, यानी लघु बीजाणु धानी के अंदर प्रत्येक कोशिका को लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु बनते हैं, और ये चारों के चारों लघु बीजाणु केलोज नामक भित्ति से आपस में जुड़े होते हैं, और इस प्रकार लघु बीजाणु जनन संपन्न होता है। अब एक चीज़ और हमारे सामने आती है कि पराग कोश का जो विकास होगा वो कैसे होगा। तो पराग कोश के विकास के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने बात करी थी लघु बीजाणु पर्ण। तो लघु बीजाणु पर्ण की कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो सघन जीवद्रव्य युक्त होकर पराग कोश का विकास करेगी, और इस पराग कोश में विभाजन होने से 2 पराग पालियों का निर्माण होगा, और दोनों पराग पालियों में 2-2 लघु बीजाणु का विकास होगा। एक चीज़ और, पराग कोश का जो विकास होता है आवृत बीजी पादपों में वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। अब यूस्पोरेंजिएट प्रकार के विकास का मतलब ये होता है कि उस पराग कोश का विकास एक कोशिका से ना होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से होता है। ये सीधा साधा मतलब। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं जो लघु बीजाणु जो होते हैं उनकी व्यवस्था की बात करते हैं। तो लघु बीजाणु किस किस व्यवस्था में होते हैं। तो सबसे पहली व्यवस्था जो मैं बताता हूँ आपको, रेखीय व्यवस्था। इस रेखीय व्यवस्था में चारों के चारों लघु बीजाणु जो होंगे एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में व्यवस्थित होंगे, और ये पाया जाता है हेलोफिला पादप में। इसके बाद दूसरी व्यवस्था आती है टी आकार। अब टी आकार का मतलब ये होगा कि 2 लघु बीजाणु तो अनुप्रस्थ होंगे और 2 लघु बीजाणु लंबवत होंगे, और ये पाया जाता है एरिस्टोलोकिया। एग्जाम्पल जरूर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला आता है समद्विपार्श्विक। और समद्विपार्श्विक का मतलब ये होता है कि चारों के चारों लघु बीजाणु जो होंगे वो एक दूसरे के समकोण पर होंगे, यानी चारों के चारों लघु बीजाणु जो होंगे वो एक ही तल में होंगे, समद्विपार्श्विक। ठीक है, और ये सभी जितने भी एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें पाया जाता है, जो भी जितने भी मोनोकोट प्लांट होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स। समद्विपार्श्विक के बाद आता है चतुष्फलकीय चतुष्क। अब चतुष्फलकीय चतुष्क की बात करें तो इसमें चारों के चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर तो होते हैं, जिनमें से 3 तो एक तल में होते हैं और एक इनके पीछे वाले तल में होता है। 3 तो सामने दिखाई दे रहे, एक पीछे, तो 3 आगे के तल में और एक पीछे वाले तल में। ये जितने भी द्विबीजपत्री पादप होते हैं
उनमें पाया जाता है। एक और होता है, वो बात करते हैं, जिसे कहा जाता है क्रोसित। और क्रोसित में होता क्या है कि जो लघु बीजाणु जो होंगे दो, वो तो एक ही तल में होंगे, और नीचे वाले तल में केवल एक लघु बीजाणु दिखाया जाए, यानी दो लघु बीजाणु और नीचे के दो लघु बीजाणु, ऊपर के दो लघु बीजाणु, नीचे के दो लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर घूम जाते हैं, और समकोण पर घूमने की वजह से दो लघु बीजाणु तो एक तल में दिखाई देते हैं, और नीचे वाले तल के जो दो लघु बीजाणु उनमें से एक दिखाई देता है, एक जस्ट इनके पीछे की साइड होता है, और ये पाया जाता है मैग्नोलिया में। ठीक है। अब मित्रों एक चीज़ और बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। लघु बीजाणुओं की बात करें तो जितने भी लघु बीजाणु होते हैं वो केलोस नामक भित्ति से जुड़े होते हैं। तो एक चीज़ और, लघु बीजाणु जो होते हैं उनकी केलोस भित्ति जो होती है, यानी चारों के चारों लघु बीजाणु की केलोस भित्ति के नष्ट होने पर गोलाकार संरचना का निर्माण होता है, और उसी गोलाकार संरचना को कहा जाता है परागकण, जो नर युग्मकोद्भिद का विकास करता है, जो हमारा टॉपिक है। अब कभी कभी ये चारों के चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो एक दूसरे से पृथक नहीं होते, यानी केलोस भित्ति उनकी विघटित नहीं होती और वो आपस में जुड़े रहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है संयुक्त लघु बीजाणु। और संयुक्त लघु बीजाणुओं की बात करें तो संयुक्त लघु बीजाणु टाइफा, एनिनो, ड्रोसेरा इन सब में पाए जाते हैं। अगर चार लघु बीजाणु से ज़्यादा लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसे बहुबीजाणुता कहा जाता है। और आगे बात करें तो दो चीज़ें और हमारे सामने आती हैं, उनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और शायद इस साल पूछ लिया जाए। एक क्वेश्चन आता है पराग पिंड या पॉलिनिया क्या है। अब पराग पिंड या पॉलिनिया की बात करें, आंकड़ा जो होता है, ऑर्किड जो प्लांट होते हैं उन प्लांट में क्या होता है कि परागकोश, दो परागपाली, और दोनों परागपाली में चार लघु बीजाणुधानियाँ, और हर लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे लघु बीजाणु, और वो लघु बीजाणु पृथक होकर परागकण का निर्माण करेंगे। तो कभी कभी बहुत सारे परागकण आपस में जुड़कर एक पिंडनुमा संरचना बनाते हैं, और उस पिंडनुमा संरचना जो होती है उसे ही कहा जाता है परागपिंड या पॉलिनिया। जैसा डायग्राम समझने की बात करें तो ये डिस्कनुमा संरचना, इससे दो तंतुनुमा संरचना, इसको बोलते हैं कार्पस कुलम, इसे बोलते हैं रेटिनेकुलम, और इनसे जुड़ी होती है पॉलिनिया या पराग, जिसमें बहुत सारे परागकण जुड़े होते हैं, और यही कहलाता है परागपिंड या पॉलिनिया। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पोलन किट। अब पोलन किट क्या है, तो पोलन किट की बात करें तो कुछ परागकण के बाहर के चारों तरफ एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, और वो जो विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है वो चमकदार चमकीले रंग की होती है, जो परागण की क्रिया में कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती है, और इसे कहा जाता है पोलन किट। तो चमकीले प्रोटीन युक्त जो परत होती है उसे पोलन किट कहा जाता है, जो परागण के चारों ओर यानी स्पोरोपोलिन जो पार्ट होता है उसके चारों तरफ पाई जाती है। तो बाह्य चोल जो परागकण की होती है उसके चारों तरफ यही पोलन किट पाया जाता है, और ये पोलन किट जो होता है वो कीटों को आकर्षित करने का काम करता है, क्योंकि ये रंग बिरंगा कलरफुल रंग प्रदान करता है उसको। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात करी। अब हम बात करेंगे कि जो पराग कण जो होते हैं उन पराग कणों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो बात करें भोजन के रूप में इसका उपयोग सबसे पहले पश्चिमी देश जो होते हैं, उन पश्चिमी देशों में जो एथलीट होते हैं, धावक जो होते हैं, वो पराग कणों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा पोषक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो भोजन के रूप में पश्चिमी देशों में इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों को भी खाने के लिए पराग कण दिए जाते हैं क्योंकि पौष्टिक होते हैं। आगे बात करें, एक और काम होता है इसका पराग क्रीम। अब पराग क्रीम क्या होता है, तो पराग कण में विशेष प्रकार की असंतृप्त वसा पाई जाती है, और ये असंतृप्त वसा पाई जाने के कारण ये कॉस्मेटिक के रूप में उपयोग की जाती है। जो क्रीम लगाते हैं हम लोग, तो वो कॉस्मेटिक के रूप में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के उपयोग में त्वचा को मुलायम बनाती है, और पराबैंगनी हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है उनसे हमारी त्वचा की सुरक्षा करती है।
तो ये सारी बातें हम लोगों ने परागकण की व्यवस्था के बारे में बात करी। परागकण लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, लघु बीजाणु क्या होते हैं, किस प्रकार से परागकण जो होते हैं उनका विकास होता है, वो सारी बातें। अब अगला टॉपिक हमारा आएगा कि पराग कोश का स्फुटन कैसे होता है। तो मैंने आपको इससे पहले एक डायग्राम बनाया था, टीएस पोलनसेक की पराग कोश के आंतरिक संरचना का डायग्राम बनाया था। तो उस पराग कोश की आंतरिक संरचना को ध्यान में रखते हुए आप देखना कि पराग कोश के जो कॉर्नर्स होते हैं, बीचों भाग, उस भाग में विशेष प्रकार के स्टोमियम कोशिकाएं पाई जाती है। तो जो पराग कोश का जब स्फुटन होता है तो उस समय क्या होता है कि बाह्य त्वचा जो होती है और अंतःस्थिसियम, एंडोथीसियम जिसे कहा जाता है, ये दो ही भाग बचे रहते हैं और मध्य परत और टेपिटम नष्ट हो जाती है। मध्य परत और टेपिटम के नष्ट हो जाने के बाद कुछ समय बाद ही अंतःस्थिसियम की जो कोशिकाएं होती हैं, भित्तियां जो होती हैं, वो भी शुष्क होने, उनका भी जल सूखना स्टार्ट हो जाता है, शुष्क होने लग जाते हैं, जिससे भीतर की तरफ खिंचाव लगता है और खिंचाव या प्रेशर की वजह से पराग कोश की दोनों पराग पालियाँ स्फुटित हो जाती हैं। जैसे ये डायग्राम था हमारा, तो यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें कहा जाता है स्टोमियम कोशिका। और ये स्टोमियम कोशिकाएं जो होती हैं वो विघटित हो जाती है और विघटित होने से जो लघु बीजाणुधानी में पाए जाने वाले लघु बीजाणु जो होते हैं, यानी परागकण जो होते हैं, वो बाहर वातावरण में निकल जाते हैं और बाह्य वातावरण में निकल जाने के बाद जल द्वारा या वायु द्वारा या कीटों द्वारा परागित होते हैं और किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाते हैं। और ये परागण की जो क्रिया है वो अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो परागण की क्रिया के बारे में अगला जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा तीसरा चैप्टर उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। तो हमारा टॉपिक ये था। तो अभी तक हमने स्फुटित करवा दिया। अब स्फुटित करवाने के बाद ये परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं और वहाँ पर अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद का विकास करते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में अगला स्टेप पढ़ते हैं, यानी अगला टॉपिक हम बात करते हैं। देखो मित्रों, पराग कोश में जो स्फुटन होता है वो अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कुछ पादपों में लंबवत होता है, कुछ में अनुप्रस्थ होता है, किसी में छिद्रयुक्त होता है और किसी में कपाट युक्त होता है। जैसे बात करते हैं, कुछ पौधे हैं जिनमें लंबवत प्रकार का होता है, कुछ में अनुप्रस्थ होता है और कुछ में छिद्र में यानी छिद्रयुक्त होता है और किसी में कपाटीय होता है। अब जैसे लंबवत की बात करें, लंबवत जो होता है वो कैसे पाया जाएगा। जैसे पराग कोश, ये पुतंतु, तो पराग कोश में लंबवत भाग में स्फुटन होगा, जिससे परागकण बाहर की तरफ बिखर जाएंगे। इसमें अनुप्रस्थ रूप से होगा, इसमें छिद्र बन जाएंगे और छिद्र में से परागकण बाहर प्रस्फुटित हो जाएंगे और इसमें एक विशेष प्रकार का ढक्कननुमा संरचना बन जाएगी और इस ढक्कननुमा संरचना के खुलने से परागकण जो होंगे वो बाहर वातावरण में गिर जाएंगे। जैसे लंबवत प्रकार का जो स्फुटन पाया जाता है वो पाया जाता है कपास, धतूरा। अनुप्रस्थ प्रकार का पाया जाता है तुलसी। छिद्र में जो पाया जाता है वो पाया जाता है मकोए और कपाटीय में जो होता है वो पाया जाता है आइबेरिस अमारा। नाम सुना होगा आइबेरिस अमारा। पिक्सीनिया जो होता है, उस पिक्सीनिया में दो प्रकार, यानी पिक्सीनिया जो कवक होता है वो द्विपरपोषी पादप होता है। प्राथमिक परपोषी गेहूं होता है और द्वितीय परपोषी आइबेरिस अमारा होता है। जब उसे गेहूं की पादप नहीं मिलता तो आइबेरिस अमारा पर अपना जीवन यापन, यूरिडोस्पोर, टेरिटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, एमाइडोस्पोर, इलियोस्पोर, ठीक है, तो वो वाली चीज़। तो ये हम लोगों ने बात करी कि जो पराग कोश का जो स्फुटन होता है वो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का होता है, जो हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करते हैं पराग कोश में स्फुटन के बाद एक चीज़ और आती है जिसे कहा जाता है पराग एलर्जी। इस पराग एलर्जी को पढ़ाने से पहले मैं 2-3 चीज़ें और आप लोगों को बता दूं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पादप भ्रूणिकी का जनक कौन है, तो पादप भ्रूणिकी का जनक किसे कहा जाएगा, तो वो है टी.एच. वॉल्फ। अगर यूँ पूछा जाए भारतीय पादप भ्रूणिकी का जनक, तो पंचानन महेश्वरी। और क्वेश्चन यूँ पूछ लिया जाए कि सबसे पहले लैंगिक जनन के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया, तो वो था कैमेरेरियस।
अब बात करते हैं पराग एलर्जी की। तो पराग एलर्जी की बात करें तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पराग कोश के अंदर पराग कणों का परिवर्धन हो जाता है और इन पराग कणों के चारों तरफ एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण हो जाता है और वो विशेष प्रकार की प्रोटीन जो होती है वो पराग एलर्जी उत्पन्न करती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें टेपिटम जो होती है उस टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्त्राव होता है जो पराग कणों से चिपक जाती है और ये भी पराग एलर्जी उत्पन्न करती है। और पराग एलर्जी में अभी तक सबसे ज़्यादा पराग एलर्जी उत्पन्न करने वाला जो पौधा है वो है पार्थेनियम हिस्टेमोनियम। इसके और भी नाम है, इसको गाजर घास के नाम से भी जाना जाता है, इसको कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है और इसे छिटक चांदनी के नाम छिटक चांदनी के नाम से क्यों जाना जाता है भाई? देखो, परागकण परागकोश जो होगा वो स्फुटित होगा तो परागकण बाहर की तरफ छिटकते हैं, तो इसलिए से छिटक चांदनी के नाम से जाना जाता है। आप घास पे बैठते हो तो घास में अगर ये गाजर घास किसी जैसे साइनाडोन रेक्टाइनोल होती है धूप घास, उसी के बीच बीच में अगर कहीं गाजर घास उग रही होती है तो हमें खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है, तो वो खुजली इसी पराग एलर्जी की वजह से स्टार्ट होती है। तो ये था पराग एलर्जी के बारे में। अब कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें भी पराग एलर्जी, ये पौधा तो है इसे पराग एलर्जी के लिए, कुछ अन्य दो पौधे और हैं जो भी पराग एलर्जी उत्पन्न कर दे, जैसे एक तो ज्वार और एक है चिनोपोडियम एल्बम जिसे बथुआ कहा जाता है। तो बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम जिसे इसका वैज्ञानिक नाम है, तो बथुआ और ज्वार ये दोनों भी पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। अब विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकणों का अध्ययन करते हैं उसे परागकण विज्ञान और इंग्लिश में पोलेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलेनोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। तो अगला टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक इस पार्ट का, देखो पहली बात तो ये जो चैप्टर है इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट में नर युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ लेंगे और दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ेंगे। तो बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। तो देखते रहो, अब बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद के विकास की। तो जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसके डेवलपमेंट की बात करें तो उससे पहले मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बता रखा है कि आवृत बीजी पादपों में लैंगिक संरचना के रूप में पुष्प पाया जाता है और पुष्प में नर जनन अंग के रूप में परागकोश और परागकोश में दो परागपालियाँ और दोनों परागपालियों के अंदर दो दो लघु बीजाणुधानियाँ और इन लघु बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं और ये चतुष्क के रूप में अवस्थित होते हैं जो केलोस भित्ति के नष्ट होने पर परागकण का निर्माण करते हैं। और ये परागकण जो होता है वो अगुणित संरचना होती है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। अब परागकण की संरचना की बात करें तो परागकण की संरचना में 2 आवरण पाए जाते हैं। सबसे बाह्यतम आवरण एक्साइन और भीतरी आवरण इंटाइन कहलाता है। तो देखो डायग्राम में बात करते हैं, बाह्यतम आवरण जो है वो तो है एक्साइन जिसे बोलते हैं बाह्य चोल और भीतरी आवरण है इंटाइन जिसे बोलते हैं अंतः चोल और ये केंद्रक। और बाह्य चोल की बात करें तो बाह्य चोल बाह्यतम मोटा कांटेदार आवरण होता है, ये रंग बिरंगा आवरण होता है और इसका निर्माण स्पोरोपोलेनिन से होता है। इसके चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है। कांटेदार इस वजह से होता है कि जब परागण की क्रिया होती है तो वर्तिका भाग से आसानी से चिपक जाए। ठीक है, बाह्य चोल के बारे में बात हो गई। बाह्य चोल असतत होता है क्योंकि बीच बीच में विशेष प्रकार के छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है जनन छिद्र, जर्म पोर। ठीक है, जब नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है तो इसी जनन छिद्र से पराग नलिका का निर्माण होता है और उसी पराग नलिका में नर युग्मक प्रवेश करते हैं। ठीक है, देखो ये तो हम संरचना के। अब देखो अंतः चोल की बात करें, सतत संरचना होती है, पतली संरचना होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई संरचना होती है और पराग नलिका का निर्माण इसी अंतः चोल से होता है। ठीक है, मध्य में केंद्रक पाया जाता है और
केंद्र के साथ साथ स्टार्च, सेलुलोज यानी जीव द्रव्य भरा होता है भीतर। अब जब इसमें परिवर्धन स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जिस ओर रिक्तिका का निर्माण होता है उस ओर तो बनती है कायिक कोशिका, और जिस ओर असममित तर्करूपी संरचना बनती है उस ओर निर्माण होता है जनन कोशिका का। तो देखो डायग्राम में, जिस ओर रिक्तिका बन रही है उस ओर तो कौन सी कोशिका का निर्माण हुआ? कायिक कोशिका का। यानी इसमें सबसे पहला विभाजन होता है अनुप्रस्थ विभाजन, ठीक है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती है, बड़ी कायिक कोशिका, देखो इतनी बड़ी है, और एक छोटी जनन कोशिका। यानी जिस ओर असममित तर्करूपी सेल बनती है उस ओर तो जनन कोशिका, जिस ओर रिक्तिका बनती है उस ओर कायिक कोशिका। अब कायिक कोशिका की बात करें तो कायिक कोशिका में बड़ा केंद्रक, बहुत सारा जीव द्रव्य भरा होता है, आरएनए, प्रोटीन अधिकता से पाया जाता है, और जब परागकण परिपक्व हो जाता है तो स्टार्च की मात्रा भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब जनन कोशिका की बात करें, काफ़ी छोटी कोशिका होती है, लेंस के आकार की कोशिका होती है। धीरे धीरे ये सेल वॉल को छोड़ती है, यानी सेल वॉल से धीरे धीरे अंदर की तरफ जाती है और गोलाकार संरचना में चेंज हो जाती है। तो पहले गोलाकार संरचना में चेंज हुई, पहले लेंस के आकार की थी, फिर गोलाकार संरचना में चेंज हुई, और फिर गोलाकार संरचना से चेंज हो गई तर्करूपी संरचना में। और फिर उसके बाद इस तर्करूपी संरचना के निर्माण के बाद जनन कोशिका का जीव द्रव्य बहुत कम है। देखो कायिक कोशिका इतनी बड़ी और जनन कोशिका इतनी सी, तो जीव द्रव्य कम, कोशिका द्रव्य कम होने की वजह से ये समसूत्री विभाजन करती है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण कर लेती है। दोनों नर युग्मक के निर्माण होने के बाद जो जनन छिद्र पाया जाता है, इस जनन छिद्र से जो इंटाइन होती है वो वृद्धि करती है, और इंटाइन जनन छिद्र से होते हुए बाहर निकलकर एक ट्यूब जैसे संरचना बनाती है जिसे कहा जाता है पराग नलिका। और ये जो पराग नलिका जो होती है उसमें कायिक कोशिका का कायिक केंद्रक प्रवेश कर जाता है और दोनों नर युग्मक प्रवेश कर जाते हैं, और इस संपूर्ण संरचना को कहा जाता है नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट। तो मित्रों, ये हमारा नर युग्मकोद्भिद जो टॉपिक था, यानी नर युग्मकोद्भिद का विकास, उसकी संरचना, ये सारा कंप्लीट हो गया। तो सीधा साधा मतलब ये है कि नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, ये हम लोगों ने बात कर ली। अब मादा युग्मकोद्भिद का विकास जो होगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। मित्रों देखो, पराग कोश का जब स्फुटन हो जाता है तो दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि पराग कोश के स्फुटन होने के बाद जब परागकण प्रकीर्णित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो उनका क्या भविष्य होता है। तो सीधा साधा मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब पराग कोश का स्फुटन हो जाता है तो परागकण के भविष्य की अगर हम लोग बात करें तो परागकण जो होते हैं वो किसी न किसी माध्यम से, वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा या पक्षी द्वारा, आगे बात करेंगे इन सारे परागणों की, तो इन परागण की क्रियाओं के द्वारा ये किसी अन्य, उसी जाति के किसी अन्य पौधे पर जाकर पहुँचेंगे और उस पौधे के वर्तिकाग्र पर प्रवेशित होने का प्रयास करेंगे। तो किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, इसलिए यही भविष्य होता है, और वहाँ पर पहुँचकर ये सारी क्रिया यानी नर युग्मकोद्भिद का विकास कर लेते हैं। तो एक तो ये बात। एक और बात है क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन की बात करें तो क्रायोप्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि पराग कणों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उसे लिक्विड नाइट्रोजन यानी द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिससे उन्हें लंबे समय तक संग्रहित किया जाता है। और जब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जब भी अच्छे लक्षणों वाले पौधे का विकास करना हो तो इनका उपयोग किया जाता है, तो इसे कहा जाता है क्रायोप्रिजर्वेशन। ठीक है। एक चीज़ और है, पराग कणों के जीवन काल की बात करें तो पराग कणों का जीवन काल अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे गेहूँ, चावल, इनमें बात करें तो 30 मिनट का परागकण का जीवन काल होता है। लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी कुल के पादपों में कुछ दिनों तक का होता है। तो अलग अलग पौधों में पराग कणों का जीवन काल भी अलग अलग होता है, यानी प्रकीर्णित होने के बाद वो कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। यानी अगर उन्हें कोई पादप नहीं मिला, किसी पादप के वर्तिकाग्र पर जाकर नहीं पहुँचे, तो फिर वो नष्ट हो जाते हैं। एक चीज़ हो, एक विशेष प्रकार की जाति का परागकण एक विशेष प्रकार की जाति के वर्तिकाग्र पर जाकर ही पहुंचता है। इसे कहा जाता है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। तो पराग कणों के जो बाह्य सतह होती है, बाह्य बीज चोल जो होता है, उस पर विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है, और वो प्रोटीन पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया का निर्वहन करती है। यानी पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया का मतलब होता है, जैसे मान लो सपोज करो गुड़हल का पौधा है, तो गुड़हल के पौधे के परागकण जो होंगे वो किसी दूसरे गुड़हल के पौधे के वर्तिकाग्र पर ही जाकर गिरेंगे, किसी दूसरे पौधे यानी आंकड़े पे, धतूरे पे जाकर नहीं गिरते। तो उसे कहा जाता है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। और चैनल को उन बच्चों तक पहुंचाओ
जिनके पास कोई सुविधा नहीं है और इस लॉकडाउन की वजह से उनकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, नहीं हो पा रही है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से उन सभी बच्चों के पास बायोलॉजी की सारी चीज़ें पहुंचाना चाहता हूं जो उनके सिलेबस में है, 12 साइंस के सिलेबस में है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनके टॉपिक्स हैं ये। तो उन सभी बच्चों को यही सलाह देना चाहता हूं कि आप मुझसे बने रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद मित्रों।